नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं हर टेस्ट में आपको कहती हूँ कि प्रीलिम्स का जो कोर्स है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक्स आपके पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है। पहले प्रश्न आपके डायरेक्ट हुआ करते थे, अब प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। तो हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही प्रश्न बने, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके में ये बदलाव आपको दिखे। तो चलिए अब आज के टेस्ट को कंडक्ट करा रही हूं मैं ऐश्वर्या। मॉक टेस्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट टेस्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इन प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा समय लूंगी आप लोगों का और आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। फाउंडेशन कोर्स जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों कोर्स को आपके एक साथ पढ़ाया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ जो होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीलिम्स में सीसैट भी कवर किया जाएगा और मेंस में हिंदी, एसए और आपके जीएस पेपर्स को कवर किया जाएगा। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज यूजिंग द कोड्स बिलो। तो नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्र फल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको ग्रेट बियर लेक दी है, फिर विक्टोरिया झील दी है, बैकाल दिया है और सुपीरियर झील दी है। तो बताइए इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे लार्जेस्ट जो लेक है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक कहां पर है? यूएसए और कनाडा के बीच में एक तरीके से बाउंड्री बनाती है, मतलब ये अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है यूएसए के साथ और कनाडा के साथ। सुपीरियर झील से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि अगर कभी भी आपकी परीक्षा में पूछिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, तो वो कौन सा है? वर्ल्ड में सुपीरियर लेक है। इसी तरीके से अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आप क्या बताएंगे? आप वुलर झील के बारे में बताएंगे। वुलर झील कहां पर है? जल्दी से मुझे बताओ। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि कैस्पियन सी के बाद सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक के बाद आपका आता है थर्ड नंबर पर विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील की बात अगर क्लास हम करें तो ये अपनी बाउंड्री 3 कंट्रीज के साथ शेयर करती है, और वो 3 कंट्रीज कौन सी है? KUT कट। आप सोच रहे होंगे मैम ये कौन सी नई कंट्री आ गई, तो मैं आपको बता दूं ये हम लोग ने एक कोड याद किया है जहां पर के मतलब क्या होता है? केनिया, ठीक है। यू मतलब युगांडा और टी मतलब तंजानिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो विक्टोरिया झील जो है वो अपनी बाउंड्री केनिया, युगांडा और तंजानिया के साथ शेयर करती है। ग्रेट बियर लेक की बात करेंगे तो ये जो है वो कहां पर लाई करता है? ये कनाडा में है, याद रखिएगा। और बैकाल झील, बैकाल झील जो है ये रशिया में है। इसको हम पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये डीपेस्ट लेक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो कैस्पियन था, फिर सुपीरियर है, फिर उसके बाद विक्टोरिया झील है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर बैकाल झील और फिर ग्रेट बियर लेक। तो 4 के बाद 3 है। अगर हमें यह भी पता होता तब भी हम सीधे अपने आंसर को मार्क कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो सही है 4 3 2 1।
क्लियर हो गई क्लास? तो यहां पर याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। तो ए सही उत्तर है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले लेक विक्टोरिया के बारे में डिस्कस किया। अब लेक विक्टोरिया से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया जो लेक विक्टोरिया है उसको वो अपनी बाउंड्री किन किन देशों के साथ शेयर करता है, इसको आप याद रख सकते हैं KUT कट से, जहां पर के मतलब केनिया हो गया, ठीक है, यू मतलब आपका युगांडा हो गया और टी मतलब तंजानिया हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि इक्वेटर जो है वो लेक विक्टोरिया को कट करता है। तो ये देखिए, ये जो रेड लाइन जा रही है वो इक्वेटर है, इक्वेटर कट कर रहा है विक्टोरिया झील को। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसको कि हम सफेद नील कहते हैं, या फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर जिसको कि हम व्हाइट नाइल कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया से निकलती है, ओरिजिनेट करती है। अगर हम व्हाइट नाइल की बात कर रहे हैं तो आपका ब्लू नाइल भी है, ये भी आपको पता होगा। ये कहां से ओरिजिनेट करती है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो याद रखिएगा ये लेक ताना से ओरिजिनेट करती है जो कि इथियोपिया में है। कहां पर है? इथियोपिया में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ब्लू नाइल लेक ताना, ठीक है, और फिर व्हाइट नाइल आपका लेक विक्टोरिया। एक और प्रश्न बन सकता है कि जो व्हाइट नाइल है वो ब्लू नाइल के साथ कहां पर जाकर मिलती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कहां पर मिल रहे हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो आप क्या बताएंगे? खार्तूम में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहेंगे क्लास? तो चलिए बता दीजिए मुझे एक बार, हमने क्या बताया लेक विक्टोरिया के बारे में? KUT कट, ठीक है, किसको कट कर रही है? कौन कट कर रहा है इसको? इक्वेटर। K स्टैंड फॉर केनिया, U स्टैंड फॉर युगांडा, T स्टैंड फॉर तंजानिया। बहुत अच्छा। विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी निकल रही है? व्हाइट नील। ब्लू नील जो है वो कहां से निकल रही है, या ब्लू नाइल कहां से निकल रही है? तो वो लेक ताना से निकल रही है, और दोनों मिल कहां पर रही है? खार्तूम में मिल रही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहां पर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो एकदम रटवाने का प्रयास मैं कर रही हूं आपको। Which of the following is not correctly matched? परीक्षा में पूछे गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो टुगेला दिया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है। अभी मैंने आपको बताया है ना, लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, यूएसए और कनाडा में ये है। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक की बात करेंगे, लेक टिटिकाका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक क्या दिया गया है? टांगानिका दिया गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है वर्ल्ड डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बैकाल है, तो यहां पे सेकेंड डीपेस्ट लेक की बात कर दिया गया है टांगानिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो टुगेला नहीं है, वो क्या है? वो एंजल वाटरफॉल है, ठीक है, जो कि कहां पर है? वेनेजुएला में है। ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैप में एक बार देखेंगे। देखिए क्लास, ये क्या है? ये ग्रेट लेक है, ठीक है, ग्रेट लेक है, जिसमें कि आपके 5 लेक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, ये चौथा, इसको चौथा कर रही हूं मैं, और ये 5वां, ठीक है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आप इन लेक्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो ये याद रखिएगा, सबसे वेस्ट में लेक सुपीरियर है और सबसे ईस्ट में क्या है? ऑन्टेरियो है। सबसे वेस्ट में सुपीरियर है, फिर ऑन्टेरियो है। ये चीज क्लियर हो गई। एक दो प्रश्न जो और यहां बनते हैं, अगर आप लेक मिशिगन को देखेंगे तो लेक मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएसए में लाई करती है।
ये पूरी तरीके से यूएसए में है, ठीक है, खाली ये यूएसए में है। लेकिन लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और ऑन्टेरियो जो है, ये 4 जो लेक हैं वो एक बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं किसके किसके मध्य, कनाडा और यूएसए के मध्य। तो ये भी याद रखिएगा। तो जो 4 लेक हैं आपके कौन कौन से, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ठीक है, इरी, ऑन्टेरियो, ये एक बाउंड्री बना रहे हैं यूएसए और कनाडा के मध्य। मिशिगन जो है वो एंटायरली कहां पर लाई करती है, वो एंटायरली लाई करती है यूएसए में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न देखा जा रहा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एंजल वाटरफॉल के बारे में बात की है, तो इसको भी आप लोकेट कर लीजिए। एंजल वाटरफॉल जो है वो वेनेजुला में है, कराकस वेनेजुला, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एंजल वाटरफॉल मिलेगा, ठीक है, ये देखिए। और यहीं पर आपको नदी कौन सी मिल रही है, ओरिनोको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। याद रहेगा ना क्लास, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब क्लास यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक दो और चीज जो मैं आपको बता दूं, ग्रासलैंड पूछता है तो यहां पर देखिए आप पंपास, ठीक है, दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आप देखेंगे, इधर लानोस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। पेंटागोनिया किधर है, नीचे की तरफ है, पेंटागोनिया परीक्षा में पूछा गया था, तो पेंटागोनिया एकदम नीचे की तरफ है। इधर आप देखेंगे अर्जेंटीना वाले रीजन में। अटाकामा डेजर्ट इधर की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप लोकेट करेंगे तो पेरू और चिली में अटाकामा डेजर्ट लाई करता है। और यहां पर किस चीज के लिए फेमस है, टिन के प्रोडक्शन के लिए। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। एक और प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री, देखिए लैंडलॉक्ड कंट्री इधर देखिए, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पैराग्वे दिख रहा है, बताइए, पैराग्वे दिख रहा है। और बताइए कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, कमेंट बॉक्स में है कि नहीं है, है तो मैप देखिए सामने आपको दिख रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जब मैं खाली बोलती रहूंगी तो आप सुनते सुनते सो जाएंगे, तो इसीलिए बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, जो भी बताती जा रही हूं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, वो क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, लेक टांगानिका की बात हमने अभी आपसे की है, और मैंने आपको बताया है जो लेक टांगानिका है वो आपका सेकेंड डीपेस्ट लेक है। फर्स्ट डीपेस्ट लेक कौन सा है, बैकाल, ठीक है, जो कि रशिया में है। टांगानिका लेक देखिए ये है आपका, ठीक है, यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये तंजानिया वाले रीजन में लेक टांगानिका, याद रखिएगा, तंजानिया और टांगानिका, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेक टांगानिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका। इट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात की गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात नहीं की गई है। एंड द सेकेंड डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बैकॉल इन रशिया। ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका का ही पार्ट मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास आप याद रखिएगा कि हम बात करते हैं लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो ध्यान रखिएगा। लिम्पोपो की अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा में कभी आपसे प्रश्न पूछे कि लिम्पोपो नदी किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। लिम्पोपो नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा की हम बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा, तो माही नदी को, जो कि हमारे भारत में है, ये क्लियर है। और अगर पूछेगा इक्वेटर किस नदी को 2 बार काटती है, तो जायरे नदी, जिसको कि हम कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको कौन कौन से रिवर याद रखने हैं, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो याद रहेगा। इसको कौन सी, यहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, मकर रेखा की बात कर रहे हैं। फिर
जायरे कॉन्गो की हम बात करेंगे तो विषुवत रेखा इक्वेटर 2 बार काटती है, और माही जो कि हमारे भारत में है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतनी चीज क्लियर हो गई, या कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है। यहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। और कुछ तो मुझे नहीं बताना। यहाँ पर लेक टांगानिका आपको दिखा दिया तंजानिया के बगल में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है पर्ल ऑफ साइबेरिया हम किसे कहते हैं, जो कि रशिया में है। कौन सी रिवर है, तो वो बैकाल लेक है, ठीक है, रशिया में। अब अगर आपको पता है साइबेरियन रीजन कहां पे लाई करता है, रशिया में, तब भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेट बियर लेक जो है वो कहां पर है, अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो कनाडा में है, ठीक है, पता है ना आपको। और हम बात करेंगे जब करदा लेक की, तो ये तिब्बतियन रीजन में है, मतलब ये तिब्बत में है, तिब्बतियन चाइनो तिब्बतियन रीजन में है। और लिंक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये बोलीविया में है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले परीक्षा में यही से पूछ लिया जाए। तो लिंक नंबर झील कहां पर है, बोलीविया में है, याद रखिएगा। ग्रेट बियर कहां पर है, कनाडा में है। बैकाल झील कहां पर है, रशिया में है, ठीक है। और करवा झील कहां पर है, ये आपके तिब्बत रीजन में है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर पर्ल ऑफ साइबेरिया हम किसको कहेंगे, वो हम लेक बैकाल को कहेंगे। आसान था, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो गया यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखते हैं, बैकाल झील रशिया हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है, पता चल गया है। मिशिगन यूएसए में हमने कितनी बार डिस्कस किया है। यहां पर जो मिशिगन है वो इंटायरली यूएसए में है। यूरोन, ऑन्टेरियो, इरी और सुपीरियर ये यूएसए कनाडा दोनों में लाई करती है, एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है। फिर मैराकैबो की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, ये वेनेजुला में है, याद रखिएगा। एंजल फॉल कहां पर है, वेनेजुला में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ओनेगा जो दिया गया है ये कनाडा दिया गया है, तो ओनेगा जो है वो कनाडा में नहीं है, ठीक है। ओनेगा कहां पर है, तो ये आपका है रशिया में, ओनेगा रशिया में है। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए क्लास, अगर आपने एक प्रश्न तैयार किया है और उसमें जितने लेक्स दिए गए उनको तैयार किया है, तो हो सकता है आने वाली परीक्षा में आपको हिंट मिल जाए। अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के लेक बैकाल और मिशिगन के बारे में देखा होता, तो आप तुरंत दो को तो एलिमिनेट कर लेते कि दोनों सही है। अब इसमें आपको बताना होता। मैराकैबो जो है ये भी आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया है, तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते थे, मतलब आप सीधे आंसर को निकाल सकते थे, ओनेगा कनाडा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर मैंने आपको समझाया है तो किसके लिए, लेक ओनेगा को दिखाने के लिए। यहां पे दिख रहा है लेक ओनेगा, ये रशिया रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया क्लास। तो ये याद रखिएगा, ओनेगा कहां पर है, रशिया में है, कभी नहीं भूलेगा अब आपको। अगला प्रश्न यहां पर भी हम देख लेते हैं, यहां पर मैराकैबो दिख रहा है, मैराकैबो कहां पर है, वेनेजुला में है। इधर ही आपका ओरिनाको रिवर है और एंजल वाटरफॉल भी वेनेजुला में, तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बता दिया अटाकामा डेजर्ट है, इधर पेंटागोनिया है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट पेरू चिली में है, टिन के लिए फेमस है, ये चीज आपको बता दिया गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। बॉइलिंग लेक, बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है, दिया गया है। 5 फ्लावर लेक मंगोलिया में है। रेड लैगून बोलीविया में है। और ग्रेट स्लेव लेक जो है वो कनाडा में है। देखिए ग्रेट स्लेव लेक, जिसको कि मैं अभी तक ग्रेट लेक कह रही थी, स्लेव नहीं लगाया था, तो आप लोग ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, कहां पर है, ये कनाडा में है, यूएसए में है, सही है, ठीक है। रेड लगून जो है वो बोलीविया में है, बिल्कुल सही है। अभी बोलीविया में हमने एक और को देखा था ना, यहां पर देखिए लिकांका गोबू को, क्या था, बोलीविया पहले देख लीजिए कहां पर है,
ये बोलीविया आपको दिख रहा है ना, इधर पैराग्वे दिख रहा है। ठीक है क्लास, जो भी पॉइंट्स बता रही हूं ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पर आप देख लीजिए जो प्रश्न हमने डिस्कस किया था, ये देखिए लेक लिंक नंबर लिकंबर, ठीक है, लिकंबर, ठीक है, ये याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो ये भी बोलीविया में था। कहां पर? बोलीविया में। बोलो कितने नंबर? लिंक नंबर, बोलो लिंक नंबर, याद रहेगा, बोल लिंक नंबर, ठीक है, बोल कितने नंबर। तो अब कभी नहीं भूलेगा, बोल नंबर, बोल नंबर, बोल नंबर, बोल नंबर, ठीक है, लिंक नंबर, याद रहेगा ना क्लास। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैम कहां से कहां पर स्विच कर ले रही हैं, लेकिन क्लास जो भी पॉइंट बता रही हूं ना परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए ग्रेट स्लेव वाला ऑप्शन आपका सही है, रेड लगून, और यहां पर लिंक नंबर, ठीक है, ऐसे ही बोलूंगी मैं। ये कहां पर है? बोलीविया में है, ये भी सही है। बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 5 फ्लावर लेक जो है वो मंगोलिया में नहीं है, वो कहां पर है? वो चाइना में है, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है, ठीक है, 5 फ्लावर लेक चाइना में है। क्लियर हो गया क्लास। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए 5 फ्लावर लेक कहां दिया गया है? ये चीन में है। अगला प्रश्न, अब क्लास अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अभी तक हमने वर्ल्ड में लेक्स को डिस्कस किया था, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो विद्रोह के नाम दिए गए हैं और ये किस समय स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न है। अब देखिए कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में तात्या टोपे थे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये नए तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया कि एग्जैक्ट डेट पूछ लिया गया है कि कब कहां पर क्रांति हुई थी। अब क्लास अगर आपने 1857 के रिवॉल्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो सबसे पहले हम बैरकपुर की बात करते हैं ना, सबसे पहले बैरकपुर की बात करते हैं। यहां पर मंगल पांडे थे, पता है ना, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब रिवॉल्ट किया तो उस समय वो बैरकपुर में थे और बाद में 8 अप्रैल कुछ अप्रैल में उनको फांसी भी दे दी गई थी मंगल पांडे को। तो यहाँ पर जो क्रांति है वो 1857 की मार्च में बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी, ये चीज मुझे पता है। इसके बाद क्रांति जो है वो मेरठ में गई, मतलब मेरठ तक फैली, मेरठ में फैली। मेरठ में फैलने के बाद हम क्रांति को देखते हैं तो वो दिल्ली में फैली। तो देखिए बैरकपुर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, हो सकता है हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट आपको ना पता हो, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस पता है कि इवेंट में पहले यहां फिर यहां फिर यहां, तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैरकपुर, उसके बाद हम मेरठ की बात करते हैं, ठीक है। मेरठ के बाद हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आप सभी को पता है कौन था? बहादुर शाह जफर था, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको की क्या उपाधि दी गई थी? बादशाह हिंदुस्तान की। बादशाह हिंदुस्तान की उपाधि किसको दी गई थी? बहादुर शाह जफर को, ये भी पता होना चाहिए। दिल्ली के बाद जब हम जाएंगे तो लखनऊ और झांसी में क्रांति आपकी फैलती है। लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, कानपुर में तात्या तोपे हैं, याद रखिएगा, ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद झांसी, झांसी और लखनऊ, इन सब रीजन्स में और कानपुर में जून में क्रांति पहुंचती है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बैरकपुर तो मार्च में दिया गया है, उसके बाद हम देखेंगे तो क्रांति मेरठ में गई फैली, तो 10 मई दी गई है डेट, ठीक है, मई में। उसके बाद हम देखेंगे तो तुरंत झांसी दिया गया है, नहीं, फिर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बाद लखनऊ, झांसी, कानपुर, ऐसे सीक्वेंस है। तो यहां पर ज्यादातर चांसेस किसके गलत होने के हैं? झांसी के ना, क्योंकि झांसी और लखनऊ में जून के समय क्रांति आपकी फैली थी, ठीक है, तो एक साथ।
तो ये सीक्वेंस अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद होगी तब भी आप एलिमिनेट करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बैरकपुर के बाद मई में मेरठ में और मई में दिल्ली में, उसके बाद जून में अगर हम देखेंगे लखनऊ, झांसी और इधर कानपुर रीजन में क्रांति फैलती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया था। याद रखिएगा क्लास। तो यहां पर देख लीजिए आप ऑप्शन को एक बार, ए आपका सही उत्तर है। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुआ था। ठीक है, इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी फैला। अब एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा, आने वाले परीक्षा के लिए हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। तो एम से मेरठ, एम से मई, तो मई में 1857 में क्रांति फैली थी। ठीक है, बाद में जून में लखनऊ में, ठीक है, बैरकपुर में अगर हम देखेंगे तो 29 मार्च, जहां से मंगल पांडे थे। ठीक है, और झांसी में यह क्रांति जून 1857 में फैली। ये चीज क्लियर है क्लास? ठीक है, बहुत सही। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। Who was the leader of rebellion in बरेली, उत्तर प्रदेश during 1857? तो बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो अभी हमने देखा नाना साहेब तात्या तोपे की हम बात करेंगे तो कानपुर। ठीक है, कुंवर सिंह की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आपके बिहार में है। ठीक है, बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर अगर हम हजरत महल की, बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो लखनऊ में। ठीक है, और खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था कहां पर? बरेली में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला, तो यहां पर याद रखिएगा एग्जैक्ट नेम भी, जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। खान बहादुर खान ने नेतृत्व कहां पे किया था? बरेली में किया था। अगला प्रश्न देखिए क्लास, ये भी आपकी परीक्षा में रिसेंट पूछा गया प्रश्न है। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्लेस दिया है और लीडरशिप दी है। अब यहां पर जो इधर के नाम दिए गए ये आपकी परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन बार बार आपके परीक्षा में 1857 का जो प्रश्न पूछा गया उसमें बताया गया है कि जब हम बात करते हैं लखनऊ की तो यहाँ पे नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। और अगर आपको ये पता है तो आप सीधे आंसर को टिक लगा सकते हैं। लखनऊ में इन्होंने लियाकत अली का नाम दिया है जो कि गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर एक और नाम आपको दिया गया है कश्मीर के गुलाब सिंह का। गुलाब सिंह कश्मीर में थे लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुलाब सिंह कश्मीर के थे लेकिन इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसी समय थे ये। गंजाम की बात हम करेंगे तो राधा कृष्णा। ठीक है, और संबलपुर की हम बात करेंगे तो सुरेंद्र सैनी। तो याद रखिएगा संबलपुर सुरेंद्र, एस से संबलपुर और एस से सुरेंद्र। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि नया नाम है तो अभी आपको नहीं याद होगा। तो संबलपुर सुरेंद्र। ठीक है, संबल और सुरेंद्र। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, क्या दिया गया है? हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? तो अभी मैंने आपको बताया किसका नाम? बेगम हजरत महल का नाम। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूं, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर देखिए, अच्छा एक चीज और क्लास में आपको बता दूं, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया है तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को डिस्कस करने के पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट को। यहां पर परीक्षा में एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है? साहिब ए आलम बहादुर, साहिब ए आलम बहादुर, ठीक है, कि उपाधि किसको दी गई थी? तो बख्त खान को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? बादशाह हिंदुस्तान द्वारा। और बादशाह हिंदुस्तान की उपाधि किसको दी गई थी? बहादुर शाह जफर को दी गई थी। क्लियर है? बादशाह हिंदुस्तान की उपाधि किसको दी गई थी? बहादुर शाह जफर को दी गई थी। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद आया तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप में से कई स्टूडेंट ने तो इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। बनारस रिबेलियन जो था वो किसने लीड किया था? बताइए। सुजाउद्दौला ने। तो सुजाउद्दौला की बात करते हैं तो हम प्लासी वाले युद्ध की बात करते हैं, उधर के युद्ध की बात करते हैं ना।
यहाँ पे आसफ उद्दौला दिया गया है, फिर राजा चेत सिंह दिया गया है और राजा महदीप नारायण सिंह का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्लास जो सही उत्तर है, बनारस रिबेलियन को किसने लीड किया था? राजा चेत सिंह ने लीड किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर थोड़ा स्टोरी मैं आपको बता दूंगी तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग का समय था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने 5 लाख रुपए मांगा था, जिसको कि देने से राजा चेत सिंह ने मना कर दिया था और बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार कर लिया था राजा चेत सिंह को और यहीं पे आपका ये रिबेलियन हुआ था। देख लीजिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा था। ठीक है, फिर चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम ना देने पर वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फलस्वरूप जो चेत सिंह के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो याद रखिएगा 1778 का समय है, वॉरेन हेस्टिंग का समय है। बनारस रिबेलियन किसके नेतृत्व में हुआ था? राजा चेत सिंह के। परीक्षा में प्रश्न और भी बन सकता है यहां से। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या क्या चीज याद रखेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया है? 1773 का, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया है? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। रिंग फेंच थ्योरी जो थी, रिंग फेंच, वो किसके समय में? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में। किस पे महाभियोग इंपीचमेंट चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। तो सब याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बने भी हैं और बन भी सकते हैं। ठीक है क्लास, चलिए। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है ना, याद रखिएगा ये चीज। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी चीज, एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए और एक आपका क्या था? एक आपकी किसके लिए? पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? In which of the following year almost the entire area present under उत्तर प्रदेश was separated from Bengal presidency? ठीक है, उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया था। किस ईयर में? ये प्रश्न पूछा है। तो 1832 में, 1834 में, 1835 में या फिर 1833 में? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में 1833 में कर दिया गया है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो सुर सरोवर जो है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सूरी नसर मानसर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्या बोला मैंने? जम्मू कश्मीर में नहीं है। है कि नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्थ है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन बाकी 3 जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है तो बन सकता भी है। यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। जैसे सरसाई नवर झील की बात करेंगे तो ये इटावा में है। ठीक है, समन पक्षी विहार कहां पर है? मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये हरदोई में है। ठीक है, देखो सांड को जब देखोगे तो हार ही तो मान लोगे। सांड अगर खड़ा हो जाए सामने तो क्या हार ही तो मानोगे ना? तो यहां पर सांडी पक्षी विहार कहां पर है? हरदोई में है। समन पक्षी विहार जो है, सम्मान, समन सम्मान हम किसको देंगे? मैन ही को तो देंगे, आदमी को ही तो देंगे। तो समन पक्षी विहार कहां पर है? मैनपुरी में है। ठीक है, सांड को देख के हार मानोगे तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। ठीक है, यहां पर देखिए समसपुर जो है, समसपुर ये रायबरेली में है।
इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। समन पक्षी विहार, सम्मन, सामान, सम्मान हम किसको दे रहे हैं, मैन को दे रहे हैं। और समसपुर की बात करेंगे तो वो कहां पर है, रायबरेली में है। पर्वती अरग्गा की बात करेंगे, परीक्षा में पूछा गया है, गोंडा में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सुर सरोवर, सुर कहां लगेगा, आगरा में, ताजमहल में देखते थे ना, तो आगरा में, सुर सरोवर आगरा में। ठीक है, हैदरपुर पक्षी विहार बिजनौर में। बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में। याद रहेगा। ठीक है क्लास, बस समन पक्षी विहार और समसपुर में मत कंफ्यूज होना। समन मैनपुर, ठीक है, याद रखिएगा, मैनपुरी, और समसपुर जो है वो रायबरेली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आपके, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखती हूं मैं। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये तो हो चुका है आपका, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। सब देख के याद आ रहे हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है आपको, ऐसा तो नहीं है भूल गए हो। बताओ ओनेगा कहां पर है, बताओ जल्दी से, रशिया में है। ठीक है, बॉइलिंग लेक कहां पर है, डोमिनिका में है। ठीक है, 5 फ्लावर लेक कहां पर है, चीन में है। रेड लगून कहां पर है, बोलीविया में है। और बोलीविया में क्या याद कराया था, बताओ, लिंक नंबर ऐसे करके, बोलीविया बोल। और ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये प्रश्न नहीं डिस्कस किया है, इसको अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि लेक बालकाश जो है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रशिया में, या फिर तुर्कमेनिस्तान में। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। लेक बालकश जो है वो आपके कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं एक बार मैप में, तो आपको नहीं भूलेगा। ध्यान से देखिएगा क्लास, ये आपको लेक बालकश दिख रहा है। ठीक है, और ये कजाकिस्तान दिख रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। अब भारत में हम लेक की बात करेंगे, तो झीलें दी गई हैं, लोकेशन पूछा गया है, अष्टमुंडी, ठीक है, पुलिकट झील, रूपकुंड झील, सूरजकुंड झील। तो मैच करें, रूपकुंड झील कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। सी का फोर्थ तो एक ही जगह दिया गया है, अगर मुझे पता होता तो खट से मैं आंसर को टिक लगा सकती हूँ। सूरजकुंड जो है वो हरियाणा में है। देखो अगर डी का 1 पता होता तो, अगर डी का 1 पता होता तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते। ठीक है, पुलिकट झील की बात करेंगे, ये कहां पर है बताइए, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे अष्टमुंडी झील की, तो ये केरल में है। याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है यहां पर। क्लास, ये सारी झीलें आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा में कभी भी रिपीट किया जा सकता है। अष्टमुंडी झील जो है वो केरल में है, याद रहेगा। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, और हमने डिस्कस किया सूरजकुंड जो है वो हरियाणा में है। इस प्रश्न को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए, यहाँ पर फुलझर झील दिया है, कोलेरू झील दिया है, अंचार झील दिया है, और हमीरसर झील दिया है। तो हमीरसर झील कहां पर है, ये गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एपी में है, आंध्र प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो अंचार झील है। इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान दीजिएगा, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अंचार झील जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर हम एक बार देख भी लेते हैं, देखिए यहां पर अंचार झील कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, क्लियर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील गुजरात में है, और फुल्लर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फुल्लर झील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोमती नदी जो है वो यहीं पर ओरिजिनेट करती है, यहीं से, ये याद रखिएगा, और प्लेन में आपके ओरिजिनेट करती है। पीलीभीत फुल्लर झील, याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, करेक्टली मैच्ड, तो चलिए बताइए। यहां पर देखिए, पुलिकट झील अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कहां पर है, तमिलनाडु में है, तो ये गलत हो गया। कोलेरू झील अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
लोनार झील की हम बात करेंगे तो ये क्रेटर झील है, कहां पर, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। हम देख लेते हैं आंसर, देख लीजिए क्लास। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश केरल में है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नक्की झील जो है वो कहां पर है, वो आपका राजस्थान में है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केबल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो किस लेक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहां पर देखिए केबल लामजाओ कहां पर है बताइए, मणिपुर में है, ठीक है। और ये कहां पर है, अगर हम देखेंगे कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में है। वुलर झील फ्रेश वाटर लेक जब हम देखते हैं तो ये आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये आपका लोकटक झील में है। डी आपका सही उत्तर है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट की बात की गई है। पुलिकट झील दिया गया है, कुलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, ठीक है। चिल्का झील यहां पर आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि लार्जेस्ट लगून की बात की गई है, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है, बड़ी लगून झील की, तो वो चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है। तो यहां पर आपका बी जो है वो सही उत्तर है। ये चीज हमने आपको बता दी, उड़ीसा में, ठीक है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, किलीविली झील जो है वो कहां पर है, वो तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, सारे लेक्स आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट की बात की गई है। यहां पर क्लास ध्यान से देखिएगा, सब भारत में ही है, लेकिन वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि आपका यूटी है, ठीक है। सो मोरिरी झील की बात करेंगे तो ये लद्दाख में है, ये भी आपका यूटी है, ठीक है। लेकिन जब हम पॉइंट कैलिमेरिक वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, जो कि एक स्टेट है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, मैंने आपको बताया कैलिमरे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा क्लास, वेटलैंड की अगर हम बात करें तो रामसर साइट याद रखिएगा, वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब वही पूछ लिया गया। रामसर कन्वेंशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो आपका वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन लेयर की बात हम करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस की, तो क्योटो प्रोटोकॉल, सब आपको पता होगा। अच्छा, अगर हम पीओपी की बात हम करेंगे, पीओपी की परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। अच्छा, रामसर कन्वेंशन आपका कब आया था, तो 2 फरवरी 1971 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने इन्वायरमेंट में 1971 अगर हम बात करेंगे तो रामसर कन्वेंशन आया, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। 1972 में क्या हुआ बताइए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, याद रहेगा, ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट याद रहेगी, क्लब ऑफ रोम्स द्वारा दिया गया था। ये सारी चीजें दिमाग में होना चाहिए। 1992 की अगर हम बात करेंगे तो रियो समिट हुआ था, ठीक है। यहां पर 1987 अगर हम देखें तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई है। और क्या हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब से हुआ है, 1989 से हुआ है, याद रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। 1997 में अगर हम देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल आया है, जो कि इफेक्टिव कब से हुआ है, 2005 से, याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट किया गया था, किगाली अमेंडमेंट, कब किया गया था, 1996 में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए क्लास। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। सब मैं आपको याद भी करा दूंगी परीक्षा के पहले तक क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है, ठीक है।
तो सी का थर्ड हम देखें यहां भी दिया गया है और यहां भी दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बड़खल दिया गया है, साला झील दी गई है और कालीबेली झील दी गई है। तो यहां पर देखिए बड़खल झील जो है वो हरियाणा में है, बी का सेकेंड यहां खाली दिया गया है, तो ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणा का साला, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो अरुणा के एक साले हैं, तो याद रखिएगा साला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे बड़खल झील हरियाणा में है और लोकटक मणिपुर में है और कालीबेली जो है वो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, कालीबेली तमिलनाडु में, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, याद रहेगा ना ये सब। लोनार लेक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, हमीरसर गुजरात। चलिए सब याद हो जाएगा आपको, याद जरूर कर लीजिएगा क्लास, प्रश्न बन सकता है। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील जो है वो हरियाणा में। अगला प्रश्न, चलिए ये तो अगला हम देखते हैं यहां पर, धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर एक गड़बड़ी हो गई है ना, शायद पहले आंसर आ गया था आपका, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर माधव नेशनल पार्क। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो धूपगढ़ द्वीप जो है वो सतपुड़ा, जो धूपगढ़ पीक जो है, सॉरी धूपगढ़ चोटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चोटी किस रेंज में है, तो सतपुड़ा रेंज में है, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार क्लास, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। नहीं सही, आप लोग ने आंसर नहीं देखा था, मतलब ये दूसरे प्रश्न का आंसर था। यहां पर देखिए नहीं देखा था, मुझे लगा आप लोग ने आंसर देख लिया, आंसर पहले है, नहीं देखा। धूपगढ़ चोटी की अगर हम बात करेंगे तो ये सतपुड़ा में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान की वहां बात की गई थी, सारे आपके कहां पर हैं, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। नेशनल पार्क से परीक्षा में प्रश्न बनता है ना, तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ of Indian Constitution, the maximum number of director of a cooperative society में भी, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, ये किस पार्ट में दिया गया है, 9th B में दिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था ना। तो यहां पर डायरेक्टर्स की जो संख्या है मैक्सिमम वो 21 हो सकती है, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में। हाँ, तो हो सकता है आने वाले मॉक टेस्ट में भी एक दो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। वो रिपीट क्वेश्चन इसलिए कराए जाएंगे क्योंकि वहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो मैं जल्दी जल्दी उन प्रश्नों को डिस्कस करके आपको रिवीजन करा दूंगी, तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए क्लास, अगर आप चाहें तो क्लास को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है इन प्रश्नों का आंसर मुझे आता है तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर लीजिए, स्पीड तेज कर लीजिए। तो स्पीड तो आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ उसको याद जरूर रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2011 में इसे 9th B पार्ट में जोड़ा गया था। अगर हम DPSP में देखें तो 43rd B में इसके बारे में बात की गई है। और अगर हम देखें क्या ये हमारा राइट है, तो राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वो है वो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज भी है, ठीक है, आपके पास ये अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, बोला गया है। तो जब भी हम भूमि के तापमान में वृद्धि की बात करते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में याद रखिएगा वाटर वेपर भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
ठीक है, पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर मीथेन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो बोला गया है पैडी फील्ड से, धान के खेतों से ये गैस निकलती है। वो कौन सी गैस है? मीथेन है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, मीथेन आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अगला हम देखें, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है, ठीक है। केवलार दिया गया है, टेक्साल दिया गया है, जिंक फॉस्फेट, नाइट्रोसेलुलोज दिया गया है। देखिए जिंक फॉस्फाइड की बात हम करेंगे तो जिंक फॉस्फाइड फंसाना है किसको? चूहे को। तो चूहे को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। यहां पर देख लीजिए रोडेनासी की बात की गई है, तो ये जिंक फॉस्फाइड से रिलेटेड है। सी का फोर्थ तो आपको एक ही जगह दिया गया है, तो आप सीधे आंसर बी को मार्क कर सकते हैं। लेकिन हम और ऑप्शंस को देखते हैं। केवलार जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, याद रखिएगा। टेक्साल की बात हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? ये एंटी कैंसर ड्रग है, क्लास एंटी कैंसर ड्रग है ये टेक्साल, ये याद रखिएगा। टेक्साल फिर से बोलिए, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और नाइट्रोसेलुलोज की जब हम बात करेंगे तो ये एक्सप्लोजिव है। बी आपका सही उत्तर है। साइंस का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, हो सकता है अगली बार केवलार ही खाली दिया रहे। तो आपको याद रखना है केवलार जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। टेक्सोल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहे को मारने वाली दवाई है। और नाइट्रोसेलुलोज का यूज हम एक्सप्लोजिव में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए क्लास, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां पर है? तो बनारस में है? नहीं। न्यू दिल्ली में है? नहीं। शिमला में है? नहीं। कहां पर है? मैसूर में है, ठीक है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। अब मैसूर की बात कर रहे हैं तो एंग्लो मैसूर युद्ध को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टेस्ट में। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। एक बार देख लीजिए, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? मैसूर में है, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वेजिटेबल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बनारस में है। हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये बनारस में है। आलू कहाँ पर है? तो शिमला में है, पोटैटो इंस्टीट्यूट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, क्या बोला गया है? स्कीम दी गई है और किस ईयर में प्रारंभ हुआ था? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ये आपका 1975 में आया था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर नेशनल लेप्रोसी एराडिक्शन प्रोग्राम और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। तो देखते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया है, तो हम टिक लगा सकते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005, देखिए डी का थर्ड कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। अगर ये पता होता तब भी हम 50-50 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 है, ये 1975 है। लेप्रोसी वाला 1983 है, याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे रेनिटिंग दिया गया है पनीर से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड्स का यूज किया गया है, ठीक है। गोल्डन राइस, विटामिन ए, ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फियर। तो सबसे आसान चीज यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए ओजोन लेयर की जब हम बात करते हैं तो वो कहां पर है? समताप मंडल में है ना कि क्षोभ मंडल में है। तो ये आपका गलत है और यही आपके परीक्षा में पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की मात्रा किसमें होती है? गोल्डन राइस में होती है, एकदम सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड्स का यूज करते हैं, सही है। रेनिटिंग पनीर से रिलेटेड है। पूछा गया है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? ठीक है, देखो एंथ्रोपोजेनिक
फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम मैन मेड की बात करते हैं, मनुष्य द्वारा, ठीक है। तो देख लीजिए, फ्रेश वाटर जो है, जल तंत्र जो है हमारे पर्यावरण में है, हम इसको नहीं निर्मित करते हैं। ग्रासलैंड भी प्रेजेंट है, हम इसको निर्मित नहीं करते हैं। रेन फॉरेस्ट भी खुद ही पर्यावरण की ही देन है। लेकिन जब हम फसल भूमि की बात करते हैं, ठीक है, हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं, तो फार्मर्स द्वारा खेती की जाती है ना, तो ये एंथ्रोपोजेनिक का एग्जाम्पल है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है? तो भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुडुचेरी। तो याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर मेरीन डाइवर्सिटी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? जामनगर में है। बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? ये भी जल्दी से बता दो। ये आपका आया है 2002 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे हम किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 22 मई को, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी है। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बने हैं तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो चलो देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मानस जो है वो असम में है, सही है, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में है, सही है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका उड़ीसा में है। तो कौन सा गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड है? तो डी आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। क्लियर है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जल प्रपात दिया गया है और नदी दी गई है। तो दूध सागर, रुडमा, गोकक और जोग। जोग जो है वो किस नदी पर है? वो आपका शरावती नदी पर है। तो डी का थर्ड यहां दिया गया है, इन दोनों में नहीं दिया गया है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। गोकक की बात करेंगे तो ये घाट प्रवाह पर है, तो सी का फर्स्ट भी दिया गया है, ठीक है। फिर दूध सागर की जब हम बात करेंगे तो ये मांडवी नदी पर है, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो गया। ए आंसर आपका सही है। डुडुमा बचा है ना, हाँ, तो ये मचकुंड नदी पर है। तो यहां पर ए जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए क्लास, ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम कंपनी दी गई है और ये कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बाल्को कहां पर है? कोरबा में है। ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। हिंडाल्को जो है वो रेणुकोट में है। तो बी का फोर्थ भी 2 जगह दिया गया है, लेकिन यहां पर आपका हमें 2 मिल जा रहा है, 2 और 4। फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की हम बात करेंगे तो ये हीराकुंड में है, ठीक है। और फिर नाल्को की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आपका कोरापुट में है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है उसको, सोडियम कार्बोनेट में क्या आ रहा है? कार आ रहा है ना, कार। तो कार को आपको क्या करना है? वॉश करना है। तो सोडियम कार्बोनेट से हम वॉशिंग करते हैं, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बाई है वो क्या करेगी? बेक करेगी केक को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हम क्या करते हैं? बेकिंग करते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये भी सही है। नॉट करेक्टली मैच में क्या सा आपका नहीं मैच है? वो आपका बी, क्योंकि ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी आपका करेक्टली मैच नहीं। एक बार हम देख लेते हैं, देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रॉल क्या है? तो बताइए, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, सिल्वर सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है कॉपर सल्फेट, फर्स्ट जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए क्लास, जब हम जिंक सल्फेट की बात करते हैं इसे हम व्हाइट विट्रॉल कहते हैं। ब्लू विट्रॉल हमने देखा, यहीं पर मैं लिख देती हूं CuSO4, ये आपका क्या है, ब्लू विट्रॉल है, ठीक है। व्हाइट विट्रॉल हम जिंक को कह रहे हैं, ठीक है। AgNO3 को हम लूनर कॉस्टिक कहते हैं, ठीक है, और फेरस सल्फेट को हम हरा थोथा कहते हैं। तो व्हाइट हम जिंक सल्फेट को कहते हैं, हरा हम फेरस सल्फेट को कहते हैं, और ब्लू विट्रॉल हम किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बताइए, दोहरे दंड की धारा, ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध या फिर कार्योत्तर विधि? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। सी जो है वो आपका आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, ठीक है क्लास। तो थैंक यू क्लास, आज हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं उनको ध्यान से सुनिए, और अगर आपको नोट करने की जरूरत है तो आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। चीजों को बार बार रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है क्लास, इस बात को आप समझिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। हम अगर बहुत पढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें समझना चाहिए कि प्रश्न कहां से बनते हैं और कौन से प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, और अगर इस प्रश्न की डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे तो किस तरीके से एक नया प्रश्न बन सकता है। तो ये सब काम आपको नहीं करने की आवश्यकता है। मैं हर मॉक टेस्ट में आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करूंगी, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी कमिटीज हैं वो किस वर्ष में आई हैं, किन चीजों से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि अगर पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोले तब भी आप अरेंज कर लें, या फिर अगर पेपर में आपसे कहे कि ये कमिटीज किससे रिलेटेड है तब भी आप बता लें। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी जब हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो एक्ट पूछता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सा एक्ट कब आया, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। तो हो सकता है एक दो टेस्ट में आपको ऐसा भी महसूस हो कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कुछ, तो आप घबराइएगा नहीं। आप अगर चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे के प्रश्न देखिएगा, लेकिन रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि अभी हम रिवर सिस्टम को जब कवर करेंगे तो फिर हम क्या बात करेंगे, जो मैंने आपसे बात की थी, गोमती नदी की बात की थी ना, फिर मैंने आपसे गोदावरी नदी की बात की थी, तो मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए थे, तो उसको हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। उन सब चीजों के लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूं एग्जाम के पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर दूं, ताकि आपके लिए टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल रहे, बेनिफिट मिले आपको इससे, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। क्लास, एक बात मैं कहूंगी कि हम प्रयास कर सकते हैं, पेपर ना मैं बनाती हूं ना कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो मैं पढ़ा रही हूं यहीं से प्रश्न आएंगे तो ये सबसे गलत बात होगी। हाँ, हम उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करें जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाकर सुनिए और जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कवर करिए। कहीं पर भी डाउट होगा, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे मैं एंड करूंगी। आने वाले क्लासेस में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और आशा करूंगी आपकी परीक्षा खूब अच्छी जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा, ठीक है। अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, आप ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, आप अपने गुरुओं के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आप सफल जरूर होंगे, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। तो धन्यवाद क्लास, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।